हेलो फ्रेंड्स, मैं नजरा चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम जो वीडियो में वो सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीटेट की। सीटेट में जो सीडीपी आती है 30 नंबर की, तो सीडीपी पर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको। तो सीडीपी का जो आज टॉपिक है वो नया टॉपिक लेंगे हम। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचती रहे। और आप लोग देखिए, वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को इससे ज़रूर मिलेगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये जो हम सीडीपी पढ़ा रहे हैं इनमें से पूरे 30 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है, पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बहुबुद्धि का सिद्धांत। आज हम जो लेंगे वो है त्रिबुद्धि का सिद्धांत। और ये जो सीडीपी होती है ये प्राइमरी और जूनियर दोनों में यही सीडीपी आती है। तो ये जो त्रिबुद्धि का सिद्धांत है, तो ये जो है विलियम स्टर्न ने दिया है। विलियम स्टर्न वर्ग ने दिया है। इन्होंने जो बुद्धि बताई है वो 3 टाइप की बताई है। कॉन्टेक्चुअल, जिसको एनालिटिकल भी बोलते हैं। हिंदी में विश्लेषणात्मक। उसके बाद में इन्होंने एक बुद्धि बताई है, वो है ये जो कॉन्टेक्चुअल है ये वाली होगी प्रैक्टिकल। और कंपोनेंशियल है, ये एनालिटिकल होती है। इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं, कंपोनेंशियल। इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक। और फिर तीसरी जो होती है एक्सपेरिमेंटल। क्रिएटिविटी आती है इसमें, क्रिएटिव। इसमें न्यू आइडियाज़ आते हैं। तो एक कंपोनेंशियल होगी जिसको एनालिटिकल भी बोलते हैं, और एक कॉन्टेक्चुअल होगी जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, तीसरी एक्सपेरिमेंटल होगी जिसको क्रिएटिव बोलते हैं। रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और ये प्रायोगिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक, ये रचनात्मक, और ये प्रायोगिक। जो कंपोनेंशियल है इसमें क्या होता है, मेटा कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, ये किस में आते हैं, तो ये कंपोनेंशियल में आते हैं। मेटा कंपोनेंट्स। तो इन्होंने विलियम स्टर्न ने बताया, त्रिबुद्धि का सिद्धांत दिया। इसमें बताया 3 प्रकार की बुद्धि। एक तो कॉन्टेक्चुअल जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं,
तो इसमें क्या होता है, इसमें उन लोगों की बुद्धि आती है जो घर में ख़राब सामान को खोलकर उसको ठीक करते हैं, या कोई चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसको खोलकर देखना उसमें क्या है, ये सब कुछ करना, नए प्रयोग करना, ये सब प्रैक्टिकल में आता है, कॉन्टेक्चुअल में आता है। और फिर है कंपोनेंशियल, जिसको एनालिटिकल बोलते हैं, विश्लेषणात्मक। ये किसी के बारे में मतलब विश्लेषण करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको पूरा विधिवत समझना। फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल में क्रिएटिव लोग, रचनात्मक लोग आते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि कोई नई जो क्रिएटिविटी होती है ना, कोई नए आइडियाज़ सोचना, न्यू आइडियाज़ सोचना, वो एक्सपेरिमेंटल में आते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। प्रायोगिक में होता है कि कोई चीज़ को उसमें खोल कर देखना या समझना, वो चीज़ होती है। और एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव में होता है नए आइडियाज़ सोचना, नए आइडियाज़ से कोई कार्य करना। तो ये त्रिबुद्धि का सिद्धांत है। उसके बाद में है समूह कारक बुद्धि, जो लुईस थर्स्टन ने दी है। लुईस थर्स्टन ने सिद्धांत लिख दिया। लुईस थर्स्टन ने दिया है जो समूह कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है, वो लुईस थर्स्टन ने दिया। त्रिबुद्धि का सिद्धांत दिया है विलियम स्टर्नबर्ग ने। तो इन्होंने क्या बताया है कि बुद्धि का जो है एक ग्रुप, एक फैक्टर बताया है। इन्होंने बुद्धि का एक ग्रुप और फैक्टर बताया है, जिसमें 7 फैक्टर हैं। स्पेशल एबिलिटी आती है, फिर आती है परसेप्सुअल, एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इसमें आती है वर्ड फ्लुएंसी, फिर इसमें आती है मेमोरी एबिलिटी, रीजनिंग। वर्ड फ्लुएंसी में होता है बोलना अच्छे से हो या बोल अच्छे से पाएँ, वर्ड अच्छे से कह पाएँ। और वर्बल में होता है बात को समझना। और परसेप्सुअल में क्या होता है, सेंसेस से काम करना, कॉमन सेंस से। तो ये है लुईस थर्स्टन ने जो समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसमें ये 7 फैक्टर्स दिए गए हैं। स्पेशल एबिलिटी, परसेप्सुअल एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एबिलिटी और रीजनिंग। तो स्पेशल एबिलिटी जो होती है
और इनके ये जो इसको प्राइमरी मेंटल भी कहते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं समूहकारक बुद्धि को। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है इन लोगों की, जिनके अंदर कोई एक स्पेशल एबिलिटी योग्यता होती है, तो वो स्पेशल एबिलिटी में। और परसेप्शुअल में क्या होता है, जो लोग सेंसेस से, अपने सेंस से काम करते हैं, कॉमन सेंस से काम करते हैं, सेंसेस से काम करते हैं, तो वो परसेप्चुअल एबिलिटी में होते हैं। नंबर एबिलिटी का मतलब है जैसे ये मैथ या इसमें नंबर्स में अच्छा होना। फिर है वर्बल एबिलिटी, इसमें होता है किसी की बात को समझना। फिर है वर्ड फ्लुएंसी, इसमें जो है जो वर्ड्स होते हैं जो या लिखा हुआ होता है उसको अच्छे से बोल पाना। फिर होती है मेमोरी एबिलिटी में तो वही है जो मेमोरी अच्छी हो, IQ लेवल अच्छा हो। और रीजनिंग जो है ये तर्कपूर्ण बुद्धि जो होती है उसमें आता है रीजनिंग, किसी चीज़ को मतलब कोई टास्क वगैरह कुछ है उसको पूरा करना। तो ये लुईस थॉमसन ने समूहकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है और इसमें 7 ये फैक्टर इन्होंने दिए हैं। और इनकी ये जो एबिलिटी है इनको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। अगर ये भी पूछा जाए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दिया है, तो लुईस थॉमसन ने ही दिया है। फिर उसके आगे है पियाजे के बारे में हम पढ़ेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे ने कहा है, ये वैज्ञानिक थे पियाजे, स्विस के थे, स्विस के थे। इन्होंने कहा है बच्चों के बारे में कि बच्चे एक्टिव बिल्डर हैं, जो ज्ञान का ये एक्टिव बिल्डर हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। इनके अंदर ज्ञान तो होता है, टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, ना कि इनके अंदर ज्ञान को भरता है। तो इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं ज्ञान के एक्टिव बिल्डर हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये एक्टिव बिल्डर हैं, तो एक्टिविटी से समझ का निर्माण करते हैं। और पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो हैं मैक्सिमम 14 या 15 साल तक, मैक्सिमम बच्चों में 14 से 15 साल या 14-15 वर्ष तक, एज तक समझ, बच्चों में मैक्सिमम 14-15 वर्ष तक समझ आ जाती है।
जो समझ है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम समझ है वो बच्चों में जो 14-15 वर्ष तक मैक्सिमम समझ आ जाती है। और स्कीमा के बारे में इन्होंने कहा है, मेंटल स्ट्रक्चर तो दिया है, तो उसमें क्या होता है उसको इसके बाद हम देखेंगे, इसको साफ करके। इन्होंने स्कीमा के बारे में कहा है, जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे जो ब्रेन में, माइंड में जो स्ट्रक्चर बनता है, जो भी हम देखते हैं या पढ़ते हैं या जो कुछ भी है, उसका जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो ही स्कीमा कहलाता है, या जो कुछ भी याद रखते हैं। तो इन्होंने पियाजे ने कहा है स्कीमा के बारे में, इसको स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है। पियाजे क्या करते हैं, ये वंशानुगत यानी हेरिडिटी को महत्व देते हैं। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी को महत्व देते हैं ये। इन्होंने 4 तत्व बताए हैं। परिपक्वता है, इसे मोटिवेशन बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं, परिपक्वता है। फिर उसके बाद में एक्टिविटी है, रचनात्मकता, सामाजिक अंतःक्रिया है, इक्विलिब्रेशन, इसका मतलब होता है बैलेंस बनाना, बैलेंस करना, माइंड में बैलेंस बनाना। तो इन्होंने कहा है ये हेरिडिटी पर महत्व देते हैं। तो इन्होंने 4 तत्व और बताए हैं पियाजे ने कि स्कीमा के लिए परिपक्वता, मैच्योरिटी, रचनात्मकता, एक्टिविटी या क्रिएटिविटी आती है, फिर सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल, और उसके बाद में इक्विलिब्रेशन जो है, इसका मतलब होता है बैलेंस बनाना, अपने जो माइंड में है किसी चीज़ का बैलेंस बनाना है। फिर उन्होंने कहा है कि स्कीमा हमारा कैसे काम करता है, उसके बारे में बताया है। तो पहले जो है कि माइंड में जब कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, आत्मसात करना, हिंदी होती है इसकी आत्मसात करना। कुछ भी ऐड करना। एसिमिलेशन में क्या होता है, आत्मसात करना। जैसे बच्चे को बताया जाता है कि ये मार्कर है, तो इसे वो अपने स्कीमा में ऐड कर लेगा कि ये मार्कर है, वो इसको समझ गया है कि ये मार्कर है। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, बैलेंस करना।
पहले उसने ये अपने जो स्कीमा में ऐड किया कि ये मार्कर है, फिर उसने बैलेंस बनाया कि हाँ ये जो ऐसा होता है ये मार्कर होता है। फिर उसके बाद में न्यू सिचुएशन आती है, न्यू सिचुएशन आई। फिर क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम इसमें डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिसबैलेंस होना। फिर उसके बाद में आता है एकोमोडेशन, इसमें क्या होता है, एडजस्ट करना। ये जो है स्कीमा के ये स्टेजेस हैं, स्कीमा कैसे काम करता है वो बताया गया है। स्कीमा जो है वो मेंटल स्ट्रक्चर बताया गया है। तो पियाजे ने बताया है कि जो बच्चे में मैक्सिमम समझ जो है वो 14-15 की एज तक आ जाती है, और पियाजे जो हेरिडिटी को ज़्यादा मानते हैं। तो इसमें जो है स्कीमा के जो ये दिए गए हैं ऐसे काम करता है। पहले एसिमिलेशन होगा, आत्मसात करेगा बच्चा, किसी नई चीज़ को बताया जाता है, जैसे ये मार्कर है, अगर ये बताया गया है तो वो पहले आत्मसात करेगा, इसको ऐड करेगा अपने माइंड में कि हाँ ये ऐसा मार्कर होता है। फिर उसके बाद में बैलेंस करेगा, हाँ ये इस टाइप की जो चीज़ है वो मार्कर है। फिर उसके सामने न्यू सिचुएशन क्या आई, उसने जैसे पेन को देखा, पेन और ये मार्कर इन दोनों को देखा, तो अब वो पेन को भी मार्कर बोल रहा है, तो ये उसके सामने न्यू सिचुएशन है। फिर क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम, वो डिसबैलेंस हो गया कि ये बताया गया उसे कि ये पेन और मार्कर में फ़र्क नहीं समझ पा रहा है, तो डिसबैलेंस हो गया। फिर एकोमोडेशन हुआ, फिर उसे ये बताया गया कि ये जो ऐसा होता है ये पेन होता है और ये मार्कर होता है। फिर उसने अपने माइंड को एडजस्ट किया कि मार्कर ये ऐसा होता है और पेन ऐसा होता है। तो ये जो है ये स्कीमा ऐसे इसमें ये आते हैं और स्कीमा ऐसे काम करता है, ये बताया गया। उसके बाद में जो है पियाजे जो कॉग्निटिव के संज्ञानात्मक की जो स्टेजेस हैं, संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं वो पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो नंबर 1 है सेंसरी मोटर, ये 0 से 2 वर्ष तक चलता है। इसको हिंदी में गत्यात्मक एज या इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। गत्यात्मक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। गत्यात्मक या इंद्रियगामक अवस्था। क्योंकि ये जो होती है ये हमारी इंद्रियों से रिलेटेड होती है, इंद्रियां इसमें ज़्यादा काम करती हैं, तो इस वजह से इसका नाम गत्यात्मक या इंद्रियगामक अवस्था रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इंद्रियों का तो यूज़ करता ही है। उसके बाद में इनमें जो है जब तक ये 2 वर्ष के होते हैं तब तक इनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट मतलब आउट ऑफ माइंड,
आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। पहले ये जो स्टार्टिंग में जब 0 से 2 वर्ष में स्टार्टिंग में क्या होता है, इनके सामने कोई भी चीज़ लाओ और उसको हटा लो तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको सामने रखो या ना रखो। इन्हें कोई जैसे वस्तु आपने दी फिर उसके बाद में हटा ली तो ये उस चीज़ से ध्यान हटा देते हैं, मतलब इनके माइंड से वो चीज़ हट जाती है, साइड हो गई तो इनके माइंड से हट गई। फिर क्या होता है, धीमे धीमे जब तक ये 2 वर्ष के होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है कि कोई चीज़ अगर हटा ली तो उसके बाद में उसके लिए वो रोने लगते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है इसको क्या बोलते हैं, अनुकरण की अवस्था भी बोलते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी होता है। तो एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, पहले स्टार्टिंग में नहीं होता है पर अंत तक 2 वर्ष तक इनमें आ जाता है, और अनुकरण की अवस्था भी होती है। तो सेंसरी मोटर को गत्यात्मक या इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। फिर दूसरा है प्री ऑपरेशनल। ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल एज। अब इस एज में क्या होता है, इनमें लॉजिक की कमी होती है। लॉजिक की कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। निर्जीव को सजीव मानते हैं। अहम केंद्रित होते हैं। इसमें क्या होता है, प्री ऑपरेशन में जैसे इसको हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। लॉजिक की कमी होती है इनमें, इस एज में 2 से 7 वर्ष की एज के जो बच्चे होते हैं लॉजिक की कमी होती है। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे उतने ग्राम का कोई चीज़ ले लो, वो छोटा हो और एक लंबा हो, उसमें कोई चीज़ भरो तो ज़्यादा भरा होगा, जो पतला होगा उसको ये लोग ज़्यादा मानते हैं, तो मतलब और जो कम होगा उसको कम कहेंगे, जबकि ग्राम के हिसाब से दोनों में चीज़ें सेम है, लेकिन इनको जो बड़ा छोटा है वो दिखता है। तो इस वजह से रिवर्सिबिलिटी इनमें नहीं होती है, ये कोई भी चीज़ को पलट नहीं पाते हैं। निर्जीव को सजीव मानते हैं, जैसे कि इन्हें किसी टेबल या किसी से चोट लग जाती है तो चोट लग जाने पर घर वाले कह देते हैं कि मैंने इसको मारा, तो वो समझते हैं कि सच में इसको भी चोट लगी है, तो ये निर्जीव को सजीव मानते हैं। और इनमें अहम केंद्रिता होती है, खुद से मतलब होता है, खुद से स्वयं का स्वार्थ होता है। तो ये जो है प्री ऑपरेशनल में आता है, 2 से 7 वर्ष की एज में होती है। उसके बाद में जो तीसरी अवस्था है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
ये होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, ये जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनके बारे में समझने लगते हैं। मूर्त जो सामने होती है, इनमें सीरिएशन आ जाता है, आरोही अवरोही क्रम में लगाना चीज़ों को आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। सीरिएशन और क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कौन सी चीज़ कम है ज़्यादा है, क्लासिफिकेशन होता है। तो कंक्रीट में को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 7 से 11 वर्ष की होती है। मूर्त वस्तु को समझना आता है इन्हें। सीरिएशन आता है, आरोही अवरोही क्रम में किसी चीज़ को लगाना, कौन छोटी बड़ी है। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है और क्लासिफिकेशन चीज़ों का वर्गीकरण करना ये भी आ जाता है। फिर उसके बाद में 4th स्टेप जो है फॉर्मल ऑपरेशन। अमूर्त, इसको अमूर्त या औपचारिक बोलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से ऊपर होती है, 11 से ऊपर की एज। इसमें ये अमूर्त चीज़ों का मतलब जो हमारे सामने ना हो, जो मूर्त ना हो। अमूर्त चीज़ों को समझना आ जाता है। दूसरा परिकल्पनात्मक। चिंतन करने लगते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन एज जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये 11 से ऊपर की होती है। अमूर्त चीज़ों को समझना आ जाता है इन्हें, और परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगते हैं। मतलब जो परिकल्पना है, जो हमें सोचना है, जो हमारे सामने नहीं है कोई भी वस्तु, उसके बारे में भी सोचने लगते हैं। तो ये हमने जो है पियाजे की स्टेजेस पढ़ी, स्कीमा के बारे में पढ़ा। तो जो आगे का टॉपिक है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।